नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये सीडीपीओ का पेपर 2 है। ओके, जीएस 2 का पेपर है और बहुत ही खूबसूरत सवाल हैं। मतलब मज़ा आ गया जब सवालों को मैंने देखा तो मुझे लगा वाह, ये स्तर होता है सवाल का। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें से बहुत कम ऐसे सवाल हैं ना जिसको लिखने के लिए आपको बुक की बिल्कुल याद करके, फैक्ट याद करके जाना पड़ेगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन को कुछ देर पहले ही देखा है और मैं वीडियो फिर बनाने बैठ गया। मैंने कोई वो नहीं किया है। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अगर आपकी सामान्य समझ होगी ना, सामान्य समझ मतलब जीवन की, समाज की, संविधान का, हिस्ट्री का, इतिहास का, करंट अफेयर का समझ होगा, साइंस का समझ होगा, तो आप सारे क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। 10 से 15 फैक्ट भी आपको याद नहीं करने हैं। इतना अच्छा पेपर है। हाँ, लेकिन उनके लिए है जिनका समझ बना हुआ होगा, जिन्होंने सब्जेक्ट को रटा नहीं होगा, समझा होगा, उनके लिए बहुत ही आसान पेपर है। ओके, और आसान इसलिए नहीं भी है क्योंकि सामान्य क्वेश्चन तो हैं, लेकिन उसके लिए समझ चाहिए जो बहुत सारे लोगों का नहीं बनता है। और इसको लिखने का जो तरीका होगा ना इस सवालों को, वो बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि सवाल बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं। तो उसको उसी हिसाब से आपको लिख के प्रूव करने को बोला है लगभग में हर क्वेश्चन में। सीधा सीधा ये नहीं बोला है कि राज्यपाल के कार्य लिखिए या संविधान के कार्य लिखिए या डीपीएस क्या होता है या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए सीधा सीधा। आपसे पूछा गया कि प्रूव कीजिए कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। ओके, तो इसी चीज़ पर ये वीडियो है। वीडियो का अंत तक देखना। और अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ही से इसको भेजा था, वहीं से मैंने लिया है। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का और बाकी सारे पीडीएफ का भी। ओके, और जो मैं वीडियो डालता हूँ, आप लोग आंसर राइटिंग के लिए तो मुझे भेजते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते, ये गलत होता है। फ्री फंड में ऐसे काम नहीं चलता है। आप वीडियो ज़रूर देखा कीजिए चैनल पर आके। वहाँ पर कल भी मैंने इकोनॉमिक्स का वीडियो डाला है, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। मौद्रिक नीति इतना आसानी से पूरे यूट्यूब पर कोई समझा दे तो आके कमेंट आप कर देना कि कोई और समझाया है। ओके, तो आप जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, मौद्रिक नीति वाला। इकोनॉमिक्स का 7th लेक्चर है वो। 6 लेक्चर इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। मुझे इतना पता है अगर 7 लेक्चर आपने देख लिया तो इकोनॉमिक्स की आपकी समझ बन जाएगी बेसिक से। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको और अंत तक इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, और हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन में फ़र्क है एक क्वेश्चन में, इसका भी ध्यान रखना। इसलिए जब भी एग्ज़ाम देने आप जाते हो बीपीएससी मेंस का 67th का, तो इंग्लिश में भी एक बार सवाल को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि इंग्लिश में एक क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है। मैं दिखा देता हूँ पहले उसी क्वेश्चन को, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अंतर है। इसके कारण पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसको पढ़ना। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विकेंद्रीकरण न केवल संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करेगा। किस चीज़ का विकेंद्रीकरण? अपितु महानगरीय और नगरीय केंद्र के आसपास बढ़ते जनसंख्या दबाव को भी कम करेगा। क्या आप सहमत हैं? ग्रामीण क्षेत्र की ओर विकेंद्रीकरण। इंग्लिश में क्या लिखा है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग शब्द तो हिंदी में लिखा ही नहीं कहीं कि उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्र की ओर विकेंद्रीकरण। हिंदी में कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ इंडस्ट्रीज़। तो इसलिए इंग्लिश हिंदी में भी आपको दोनों में समझ आनी चाहिए सवाल पढ़ के। इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना, वही होता है मान्य। अगर क्वेश्चन पर लिखा रहता है, अगर सवाल में गलती है तो इंग्लिश वाले वर्जन को प्रायिकता दी जाएगी। इसलिए इंग्लिश में भी सवाल पढ़ के फिर आप अटेम्प्ट करना। ओके, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अध्यादेशों को फिर से लागू करना, नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, न कि केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये सवाल करेंट अफेयर से पूछे गए हैं। आपको मैं बताता हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा कहाँ कहाँ पर ये चीज़ चर्चा में था। पहला चीज़, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में और बीजेपी गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही थी, जिसमें मुख्य भूमिका वहाँ के राज्यपाल निभा रहे थे, जिनको अभी उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। इसके कारण से ये चर्चा में है। तो आपको किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखना है, किसी भी आदमी का नाम नहीं लिखना है कि इनके कारण से झगड़ा हुआ है, ये अनमेच्योर आंसर हो जाता है। आपको क्या लिखना है कि गवर्नमेंट का नाम लिखना है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में खींचातानी के बीच में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे, या तमिलनाडु गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच खींचातानी पर राज्यपाल पर भूमिका पर प्रश्न उठाए गए थे। इस तरह से आपको शुरुआत करने हैं सवाल को। उसके बाद से राज्यपाल को आपको डिफाइन करना है।
बिहार के कुछ राज्यपाल जो जिनके कार्यशैली पर प्रश्न उठाए गए थे, बूटा सिंह वगैरह का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद से आप बता सकते हैं कि क्या से क्या काम करना चाहिए राज्यपाल को। राज्यपाल को संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए, सेंट्रल के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। इस कथन से आप सहमति जताते हुए इसको शुरू कर सकते हैं कि इस कथन से हम सहमत हैं, और आगे का फिर राज्यपाल के कार्यप्रणाली लिखिए। राज्यपाल के संवैधानिक जो कार्य होते हैं उसको लिखना है। और क्या दिया है यहाँ पर, राज्यपाल की भूमिका पर आपको चर्चा करना है कि किस तरह से राज्यपाल राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करता है। मतलब राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब इनकी भूमिका पूछा है, यानी कि इनकी विधायी भूमिका होगी, इनकी कार्यपालिका के रूप में भूमिका होगी। ओके, तो इनको आपको लिखना है। इनकी कानूनी भूमिका हो सकती है, कुछ मामलों में राज्यपाल जो हैं वो आपको अपराध क्षमा भी करते हैं, तो इन चीज़ों पर भूमिका आपको लिखनी है। फिर वर्तमान के मुद्दे तो आप शुरू में ही लिखिए। अंत में आपको ये कहते हुए समाप्त करना है क्वेश्चन को कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को अनबाइज्ड होकर काम करना चाहिए, किसी के संविधान के पक्ष में काम करना चाहिए, हमेशा किसी सरकार या किसी विचारधारा के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए। ओके, ये चीज़ बोल के आप समाप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला है राज्यपाल संबंधी तो उसको आप जरूर डालिए इसमें। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इस सवाल में अगर मुझसे पूछा जाए तो आपको कुछ केस पता होने चाहिए कि राज्यपाल का विधवा विवाद कहाँ कहाँ पर चल रहा था। उसके बाद से आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यपाल संबंधी आर्टिकल क्या है, फैक्ट के रूप में मैं कह रहा हूँ। और बिहार के कुछ राज्यपाल और उनके कार्यशैली पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस पूरे सवाल में आपको अपने विचार लिखने हैं कि राज्यपाल को किस हिसाब से काम करना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधी जो समितियां बनी थी, राजमन्नार समिति हो या और भी समितियां जो बनी थी, उन समितियों ने राज्यपाल पद के लिए क्या सुझाव दिया था। एक समिति ने बोला कि राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए, दूसरी समिति ने बोला कि राज्यपाल का पद राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, इसको पूर्ण रूपेण अनबाइज्ड तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए राज्यपाल के पद को। तो इस तरह से अलग अलग समितियों के सुझाव को भी राज्यपाल के इस क्वेश्चन में जरूर डालिए। इससे आपका क्वेश्चन और अट्रैक्टिव होगा। 4 से 4.5 पेज लिखने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआत कैसे करना है मैंने बता दिया है कि हाल के समय में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, भारत संघ और या फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट और भारत संघ के बीच में राज्यपाल की भूमिका को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। और उसके बाद से आपको लिखना है राज्यपाल के काम, फिर लिखना है समितियों के सुझाव कि समितियों ने क्या बोला था। उसके बाद आपको समाप्त कर देना है इस आंसर को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेश को फिर से लागू करना संविधान के साथ एक धोखा है और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का विनाश है। अध्यादेश को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का मूल्यांकन कीजिए। अध्यादेश क्या होता है सबसे पहले, और ये सवाल कहाँ से पूछा गया, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये सवाल 2017 ईस्वी में 2017 में बिहार में एक फैसला आया था बिहार संबंधी सुप्रीम कोर्ट का। उस केस का क्या नाम था, कृष्ण कुमार। आपको इस केस की चर्चा करनी ही है। जिन्होंने बिना चर्चा किए सवाल को लिखा है उनको कम अंक मिलेंगे। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार था, बनाम बिहार गवर्नमेंट। ये कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार गवर्नमेंट का कब का केस है, 2017 में केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अध्यादेश को बार बार लागू करना संविधान के साथ मजाक है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ मजाक है। इसलिए आपको उस केस का नाम से शुरुआत करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस चीज़ की चर्चा की थी। उसके बाद आपको क्या बताना है, अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट डाला गया। अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत, और 123 में 90 जोड़ दीजिए, यानी कि 213 के तहत, 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल जो होता है गवर्नर, और प्रेसिडेंट हो गया 123, 213 के तहत गवर्नर, ये दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश की उतनी ही शक्ति होती है जितनी शक्ति संसद या राज्य विधानमंडल से पारित किसी भी कानून की होती है। इसको क्यों पारित किया जाता है, जब कोई आपातकाल आ जाए या जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब कोई कानून पारित करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है शॉर्ट टर्म में, तो इसको पारित किया जा सकता है। और ये तभी पारित किया जा सकता है जब दोनों सदन या तो काम नहीं कर रहा हो, यानी कि राज्यसभा लोकसभा काम नहीं कर रहा हो, या तो राज्यसभा या लोकसभा में से कोई एक भी काम नहीं कर रहा हो, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने के बाद जब भी सदन की शुरुआत होती है तो सदन शुरू होते ही 6 सप्ताह के अंदर
6 सप्ताह के अंदर इसको दोनों सदनों से पारित करना होता है, नहीं तो अध्यादेश अपने आप में समाप्त हो जाता है। हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। 1987 में एक केस आया था बिहार में, डीसी वाधवा डीसी वाधवा 1987 का केस है। इसमें क्या हुआ था, 1967 से लेकर 1981 तक बिहार को अध्यादेश का राज कहा जाता था। बिहार में इतने अध्यादेश जारी किए जाते थे, अध्यादेश का मिसयूज़ किया जाता था। जिस गवर्नमेंट को जो कानून बनाना होता था अध्यादेश जारी कर देता था, विधानमंडल और विधान परिषद में जाता ही नहीं था, और अध्यादेश जैसे ही समाप्त होता था फिर से उसी को लागू कर देता था, फिर से उसी को। इस तरह से 10-10 वर्षों तक कई कानून को बिना पारित किए हुए संसद से या विधानमंडल से बिना पारित किए हुए बिहार राज्य में चलाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने तो विधानसभा का जो काम था वही समाप्त कर दिया। विधानसभा का काम क्या है, कानून बनाना। अध्यादेश जब आप बार बार जारी करोगे तो विधानसभा या संसद का काम ही समाप्त हो गया। फिर क्यों लोग चुन कर गए हैं लोकसभा राज्यसभा में, कानून बनाने के लिए तो गए हैं। अगर सरकार उनसे बिना मशवरा किए, बिना कोई चर्चा किए, बिना संसद में रखे हुए ही सारे कानून पारित करता रहे तो संसद और विधानमंडल पर ताला लगा देना चाहिए, है ना। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में बोला था और फिर 2017 में बोला है। एक और केस है 1970 ईस्वी का जिसका नाम है आरसी कपूर नाम बोला मैंने 1970 का, डीसी वाधवा मैंने बोला है 1987 का, और कृष्ण कुमार सिंह 2017 का केस है। 1987 और 2017 वाला ये बिहार राज्य से संबंधित है। ये दोनों सवाल आपको पता होने चाहिए, ये दोनों केस पता होने चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन अध्यादेश जारी करने की एक सीमा है, अध्यादेश को चलाए रखने की भी एक सीमा है। एक ही अध्यादेश से बिना किसी परिवर्तन के आप बार बार जारी नहीं कर सकते हैं, हम उसको खारिज कर सकते हैं यहाँ पर बैठे बैठे। आपको अध्यादेश जब बारी बारी से आप एक ही चीज़ को बार बार लागू करेंगे तो ये लोकतंत्र के साथ, जो लोक प्रतिनिधि चुन के आए हैं, जो संसद चुन के आए हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो विधानसभा के मेंबर हैं, उनके साथ मजाक है, लोकतंत्र के साथ मजाक है कि सरकार अपने मन से बिना किसी चर्चा के, बिना किसी चीज़ के सारे अध्यादेश जारी करके कानून बना रही है। तो इस चीज़ को आपको लिखना है। ये भी आप डेटा के रूप में लिख सकते हैं कि 1967 से 1981 के बीच में 256 अध्यादेश जारी किए गए थे बिहार में। 256, 250 से ज़्यादा अध्यादेश जारी किए गए थे। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। इतना अध्यादेश जारी करने का मतलब है कि उस बीच में बिहार में विधानसभा के तो कोई काम ही नहीं कर रही थी, पता नहीं क्यों बैठे हुए थे वहाँ के मेंबर। तो आप जब इस चीज़ को लिख देंगे फिर आपको अध्यादेश को डिफाइन करना पड़ेगा कि 123 के तहत राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ हैं अध्यादेश जारी करने का, और इसमें 90 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 213 के तहत राज्यपाल जी की शक्तियाँ हैं अध्यादेश जारी करने का। ओके, इस चीज़ को आप लिखिए, फिर अध्यादेश को डिफाइन कर दीजिए। कौन कौन से मुख्य अध्यादेश आज तक जारी किए गए हैं जो बाद में एक्ट बने हैं, या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अध्यादेश नहीं बने हैं, इन चीज़ों को आप लिख कर सकते हैं। और पक्ष विपक्ष में पॉइंट लिख सकते हैं, अध्यादेश क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, अध्यादेश क्यों ज़रूरी नहीं है, और अध्यादेश का मिसयूज कैसे होता है बिहार में। तो वो तो मैंने सारा डेटा आपको बता ही दिया है। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको ज़रूर लिखिए। लिख के आप वहाँ पर मेंस ग्रुप में भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो भी देखिए तभी मैं सवाल चेक करूंगा, नहीं तो सवाल चेक करने में थोड़ी देरी हो सकती है। अगला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये क्यों पूछा गया है, याद कीजिए रंजन गोगोई जी, क्या नाम बोला मैंने, रंजन गोगोई, जो इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने राम जन्मभूमि पर के फैसला सुनाया था। याद कीजिए उन्होंने क्या बोला था, रंजन गोगोई जी ने, कि वो जब सुप्रीम कोर्ट के CJI से पद से हटे थे, चीफ जस्टिस के पद से हटे थे, तो इनको राज्यसभा का मेंबरशिप दिया गया था। या बहुत सारे जज ऐसे भी होते हैं जिनको मानवाधिकार आयोग का चीफ बनाया जाता है, या अलग अलग आयोग का उनको चीफ बनाया जाता है। बहुत सारी समितियां गठित की जाती है, उनमें उनको नियुक्त किया जाता है। उसी पर यह सवाल पूछा है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्व निर्णयों को प्रभावित करती है। मतलब किसी जज को पता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे ये पद दे सकती है सरकार, तो क्या वो सरकार के पक्ष में फैसले नहीं सुना सकती है? बिल्कुल सुना सकती है ना। तो इसी चीज़ को आपसे पूछा है, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? तो आपको ये बताना है कि
आप सहमत हैं कि नहीं, इस पर डायरेक्ट मत जाना। आपको लिखना है कि इसके पक्ष में क्या पॉइंट हो सकते हैं और इसके विपक्ष में क्या पॉइंट हो सकते हैं। आपको ये भी लिखना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी लालसा से प्रेरित होकर सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला सुनाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई जज जो 30 साल से काम कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद उनके अनुभवों का सरकार अगर इस्तेमाल करती है तो हमेशा सरकार पर उंगली ही उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है जो इतने सालों से काम करता आ रहा है, वो जज जब रिटायर होते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभवशील मानव संसाधन के रूप में काम कर सकते हैं। उनको अलग अलग आयोग में, अलग अलग समितियों में लगाया जा सकता है। उनके विश्वसनीयता जो होती है, क्या बोलते हैं उससे, विशेषज्ञता, उसका उपयोग सरकार करती है। तो इसमें कोई खराब भी नहीं है। आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में बढ़िया पॉइंट लिखने हैं। हालांकि आपको ये भी लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज 1947 के बाद से आज तक कुछ ही जज ऐसे हुए हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए हैं। अधिकांशतः जज जो होते हैं वो जनता के पक्ष में फैसले सुनाते रहे हैं। इसलिए सीधा सीधा आरोप लगाने से बचना है, पक्ष और विपक्ष में पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाना है। और ये सवाल जो है, इसमें फैक्ट कुछ नहीं है, आपको अपने विचार लिखने हैं, करेंट अफेयर को जोड़ना है कि हाल ही में देखा गया है कि जजों को पुनर्नियुक्ति मिलती है बहुत सारे जगहों पर, है ना। तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के इस सवाल को लिखना है। इस चीज़ से भी इनकार नहीं करना है कि नहीं जज सारे भगवान ही होते हैं। आपको ये लिखना है कि लालसा हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः आज तक देखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जनता का पक्ष लिया है और जनता के पक्ष में फैसले सुनाए हैं। हालांकि ये एक समस्या के रूप में ज़रूर हो सकती है, ये एक चुनौती के रूप में ज़रूर हो सकती है कि कैसे जजों को निष्पक्ष रखा जाए। ओके, तो इस चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के सुधार संबंधित जो न्यायिक सुधार समितियां बनी है भारत में, उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि न्यायिक सुधार समितियों ने क्या रिकमेंड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद के जजों के लिए क्या रिकमेंड किया है पुनर्नियुक्ति संबंधी। इन चीज़ों को आप सर्च करके उसको लिख सकते हैं इसमें। बाकी इस सवाल में और कोई जान नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा खूबसूरत सवाल था। चुनावों का स्टेट फंडिंग एक अच्छा विचार क्यों नहीं है, चर्चा कीजिए। स्टेट फंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बीजेपी है, बीजेपी को अभी जो केंद्र सरकार है, बीजेपी है, कांग्रेस है, केंद्र सरकार इन सबको पैसा दे चुनाव लड़ने के लिए, इसी को क्या कहा जाता है? स्टेट फंडिंग कहा जाता है। स्टेट फंडिंग का मतलब समझ में आ गया कि जैसे बिहार में आरजेडी है या जेडीयू है या और भी टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, इन सब पार्टियों को कौन दे पैसा लड़ने के लिए? तो बिहार गवर्नमेंट पैसा दे चुनाव लड़ने के लिए। इसके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट लिखने हैं कि जब सरकार पैसा देगी तो इसके पक्ष में क्या पॉइंट होंगे और विपक्ष में क्या पॉइंट होंगे। जब सरकार पैसा देगी तो मतलब क्या होगा, हमने कितना पैसा दिया है उनको और कितना खर्च किया है, इसका हमारे पास, सरकार के पास हिसाब रहेगा। ओके, इसके बाद से क्या होगा? काला धन जो है, जो चुनाव में लगते हैं, उस पर रोक लग सकता है, विदेशी फंडिंग पर रोक लग सकता है, जो भ्रष्टाचार होता है उस पर रोक लग सकता है, जो कैंडिडेट होंगे उनकी निष्पक्षता बनी रह सकती है, वो किसी अमीर या किसी उद्योगपति के तरफ से चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे। सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। इससे उसको ये नहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। जो चुनाव सुधार समितियाँ हैं उनको आप ज़रूर लिखिए। बहुत सारे चुनाव सुधार समितियाँ बनी हैं, उनके रिकमेंडेशन को आप लिख सकते हैं। और भी पक्ष में बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं। विपक्ष में क्या पॉइंट लिखे जा सकते हैं कि जिसकी सरकार होगी वो पार्टी की फंडिंग को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को ज़्यादा फंड मिल सकता है अलग अलग तरीक़ों से, और कांग्रेस को फंड नहीं मिल सकता, यानी कि विश्वसनीयता जो होगी फंडिंग की वो कमज़ोर हो सकता है। सरकार जब फंडिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो लोगों को टैक्स का दुरुपयोग होगा, चुनाव में दुरुपयोग हो सकता है सरकारी पैसों का। सरकार के पास वित्त का अभाव तो वैसे ही रहता है। जो गरीब राज्य हैं जैसे बिहार राज्य है या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या एमपी है, इनके पास पैसा सामान्य लोगों के जो जन सुविधाएँ होती हैं, जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं होती हैं, उन पर लगाने के लिए इनके पास पैसा का अभाव हो जाता है। तो चुनाव लड़ने के लिए कैसे पैसा लगा सकते हैं, इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब पक्ष विपक्ष में पॉइंट लिखिए। चुनाव सुधार संबंधी जो समितियां बनी हैं उनके पॉइंट्स को लिखिए। चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। उसके बाद ये आंसर आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसको ज़रूर हल करने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2 पेज ही सही, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिखेंगे ना यार, क्यों कहीं से कॉपी पेस्ट करना। आसान से सवाल है। सोचो ज़रा बैठ के कि बिहार राज्य सरकार है, वो 4 पार्टियां हैं, चारों को पैसा दे रही है, तो इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, सोचना तो डेवलप करना ही पड़ेगा आपको। ओके,
अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत और इकोनॉमिक्स का सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक कि आर्थिक वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर रिवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाई एंड हाउ इट इज़ ट्रू इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो। ये भारत के संबंध में कैसे ये सत्य है कि आर्थिक वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि एक दूसरे के प्रतिगामी होते हैं। ओके, अब इस सवाल को कैसे हल करना है, इस सवाल में भी आपको पक्ष और विपक्ष पर पॉइंट जाने हैं। किसी भी स्टेटमेंट का ना तो पूर्ण रूपेण आप खंडन करना है, ना तो पूर्ण रूपेण हमें उस पर अपना जजमेंट देना है। आपको जज नहीं बनाना है, आपको सिविल सर्वेंट बना रहा है वो। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है। उसने ये नहीं बोला है कि ये सत्य है, इसको आप बस डिफाइन कीजिए। उसने पूछा है क्या यह भारत के संबंध में भी सत्य है। हमेशा कीवर्ड्स को पकड़ना चाहिए, मैंने हमेशा यही सिखाया है। और क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ने की आदत डालें, जिससे सवाल का एक भी हिस्सा ना छूटे। सवाल का अगर एक भी हिस्सा छूटता है, आपका नंबर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। वैसे भी 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर तक मिल सकते हैं। इसमें भी अगर आप एक हिस्सा सवाल का छोड़ दोगे तो धड़ाम से 9 नंबर, 10 नंबर पर आपका मार्क्स आ जाएगा। इसलिए सवाल को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना, उसके बाद हर हिस्से को लिखना। ओके, अब क्या है इसमें, आर्थिक वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि। याद करो, जब हम एनपीपी पढ़ते हैं, एनएनपी नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जीडीपी पढ़ते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं एक जनसंख्या का नाम आता है। ये सब नेशनल इनकम चैप्टर से सवाल पूछा गया है आपसे। नेशनल इनकम चैप्टर मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, वहाँ पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या बोला है, आर्थिक वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि एक दूसरे के प्रतिगामी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा अगर जनसंख्या कम होगी, है ना। या ये बोला है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। ये पूछा है, क्या आप इससे सहमत हैं। तो आपको पक्ष में पॉइंट लिखना है कि बिल्कुल सहमत हैं। अगर देश की आबादी ज़्यादा होगी तो देश के संसाधन पर अधिक बल मिलेगा, देश के संसाधन पर अधिक भार पड़ेगा, देश में सरकारी योजनाएं जो हैं जो अधिक लोगों तक जाएगी, सरकार के पास वित्त का हमेशा अभाव रहेगा, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ती है देश में ज़्यादा जनसंख्या से। और क्या होता है, ज़्यादा जनसंख्या से ये होता है कि हमेशा आपको कोई भी शहर का प्लानिंग करते हैं तो उस पर पॉपुलेशन का जब भार पड़ता है तो शहर की प्लानिंग तहस नहस हो जाती है। छोटे से दिल्ली के एरिया में 3 करोड़ लोग रहते हैं, नहीं तो दिल्ली शहर बहुत खूबसूरत रहता है। इतने बड़े जनसंख्या को आपको पानी सप्लाई करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ जाता है, रेलवे में भीड़ बढ़ जाती है, बसों में भीड़ बढ़ जाती है, परिवहन सेवा मुश्किल हो जाती है। ये सब आपको लिखना है। इन सब के कारण क्या होता है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है। जितना तेज़ी से इकोनॉमी को बढ़ना चाहिए उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाता है। सरकार के पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है जिनको पोषण पालन करना होता है, यानी कि बेरोजगार बहुत होते हैं, वृद्ध लोग हो सकते हैं अधिक, बच्चे बहुत अधिक हो सकते हैं जो कार्यशील जनसंख्या नहीं होते हैं। ओके, ये सब आपको क्या लिखना है। इन सब के कारण हम ऐसा बोल सकते हैं कि जनसंख्या जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करती है। अब आएंगे इसके विपक्ष में पॉइंट, उसमें क्या लिखेंगे कि जनसंख्या अगर भार होता, अब इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि अब बहुत सारे अफ्रीकी देश को नाम बोल सकते हैं, जैसे नाइजीरिया है, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इसी कारण से स्लो है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब हम आएंगे विपक्ष में पॉइंट कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है, आप देंगे एग्जाम्पल, जैसे चीन जैसे देश हैं जिन्होंने जनसंख्या का सही इस्तेमाल करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। उसका पर कैपिटा इनकम जो है, पर पर्सन इनकम, वो बहुत ही ज़्यादा है। भारत जैसा देश है जो जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है हम। आपको ये बताना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या ज़्यादा होने से मांग ज़्यादा होती है, बाज़ार बहुत बड़ा होता है। बाज़ार बड़ा होने से क्या होगा, कभी भी आपके देश में मंदी की स्थिति नहीं बनेगी। जो भी सामान बनाएंगे खुद ही के मार्केट में बेचकर खुद ही लाभ कमा सकते हैं हम। इससे क्या होगा, इससे आपका इकोनॉमी ग्रोथ हमेशा ऊपर रहेगा। ओके, आप ये बोल सकते हैं। दूसरा आप क्या बता सकते हैं कि श्रम विभाजन, सस्ता श्रम मिलता है, यानी कि जो श्रम होता है मजदूरी आसानी से मिल जाएगी। अगर जनसंख्या को, कार्यशील जनसंख्या जो है उसको सही स्किल प्रोवाइड करवाया जाए तो वो जनसंख्या आपके लिए पूंजी का काम करती है, मानव संसाधन के रूप में काम करती है, तो वो इकोनॉमी के ग्रोथ को बढ़ाती है ना कि कम करती है। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि जापान जैसे देश हैं जहाँ पर कार्यशील जनसंख्या जो कम हो गई है, वहाँ पर बूढ़े लोगों की आबादी जो बढ़ गई है, इस कारण से क्या हो रहा है, वहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन की स्थिति देखी जा रही है। जबकि भारत और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, भारत, उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत के पास युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हम बहुत ही तेज़ी से
से दुनिया भर में इकॉनमी में बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी युवा जनसंख्या का जब खराब इस्तेमाल होता है तो पाकिस्तान जैसे देशों का इकॉनमी गिर जाता है। कितने सारे एग्जाम्पल देके मैंने पक्ष और विपक्ष में ढेर सारे पॉइंट्स बता दिए। जब स्किल्ड जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी तो नवाचार आपके यहाँ अधिक होगा। नवाचार का मतलब क्या होता है? नई नई टेक्नोलॉजी आपके यहाँ अधिक अपनाई जा सकती है। आप नए शिक्षा दे सकते हैं, नया स्किल दे सकते हैं लोगों को, रोज़गार बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। रोज़गार उत्पन्न होने से समृद्धि आती है देश में, ना कि गरीबी आती है। इस चीज़ को अब जब आप लिखेंगे तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत जैसा देश है जो दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बना है, उनमें हमारी जनसंख्या का भी कहीं न कहीं योगदान है। ओके, पॉपुलेशन का अगर सही प्रबंधन किया जाए, उचित प्रबंधन किया जाए तो वो इकोनॉमी को बढ़ाती है, ना कि गिराती है। इसका एग्जाम्पल आप चीन का दे सकते हैं और इसका एग्जाम्पल आप भारत के भी इकोनॉमी का भी दे सकते हैं। ओके, तो आपको ये अंत में आपको ख़त्म कैसे करना है? बहुत सारे, एक तो आपको फैक्ट लिखना पड़ेंगे, इसमें डेटा का उपयोग करना है कि हमारी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जबकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। उसके बाद आपको समाप्त कैसे करना है कि जनसंख्या भार नहीं होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कथन जो है वो असत्य है। क्यों है? क्योंकि भारत में पॉपुलेशन के कारण मांग क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होता है। डिमांड क्रिएट होने से इकॉनमी बूम होती है, इकॉनमी बूम होने से रोज़गार उत्पन्न होता है, रोज़गार उत्पन्न करने से गरीबी कम होती है, बेरोज़गारी कम होती है। इसलिए और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। बहुत सारे IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 2031 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। तो इसलिए पॉपुलेशन के होते हुए भी हम ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। कहीं भी इस तरह से नहीं एक्सप्लेन किया होगा किसी ने भी किया हो तो आके मुझे बता देना कि नहीं किसी और ने भी किया है। दावा करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है। अगला है क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर UPSC का क्वेश्चन है ये। UPSC मेंस का सवाल पूछा है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पूर्व योजना आयोग की तुलना में वर्तमान नीति आयोग कार्यकारी नीति की अधिक प्रभावशीलता का तार्किक विश्लेषण कीजिए। क्या पूछा है? लॉजिकली एनालाइज द मोर इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट नीति आयोग एज कंपेयर टू द विद द अर्लियर प्लानिंग कमीशन। पहले जो प्लानिंग कमीशन था, पहले जिसको योजना आयोग कहा जाता था, उसको जब 2015 में मोदी जी ने नीति आयोग नाम दिया, उसके पूरे के पूरे नाम ही नहीं चेंज किया था। इस चीज़ का ध्यान रखना। नीति आयोग की पूरी कार्य प्रणाली को बदल दिया था इस बीजेपी के गवर्नमेंट ने, और वो बदलना कहीं न कहीं ज़रूरी भी था, क्योंकि मैं बताता हूँ इसमें अंतर क्या था। पहले जो योजना आयोग काम करती थी, योजना आयोग यहाँ पर लिखते हैं। ओके, ये है नीति आयोग। पेन और बोर्ड वगैरह नहीं है मेरे पास, नहीं तो अच्छे से समझाता मैं। योजना आयोग जो काम करती थी, ये आदेश देती थी राज्यों को। इसको कहा जाता था क्या बोलते हैं उसको, जूनियर कैबिनेट कहा जाता था, इसको छोटा कैबिनेट कहा जाता था। और ये जो आदेश देती थी राज्यों को, उसको पूरा करना होता था राज्य को उसको मना नहीं कर सकते थे। आपको पता है, सेंटर का आदेश जब राज्य मना करते हैं तो सेंटर के पास एक प्रावधान मिल जाता है संविधान में कि जब आप आदेश को नहीं मानोगे राज्य को, तो आपके यहाँ आपातकाल लग सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्य। तो ये योजना आयोग पहले आदेश देती थी राज्यों को, उसके हिसाब से राज्यों को काम करना पड़ता था। हर चीज़ में इसका अपना ये आदेश जारी कर देती, हर योजना में इसका अपनी सहमति होती थी, हर योजना के लिए निर्देश जारी कर देती थी। इससे राज्यों को काम करना बड़ा मुश्किल होता था। 2015 में इसको बदलकर नीति आयोग किया गया। नीति आयोग को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण माना जाता है। किसका मैंने बोला? सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद का उदाहरण माना जाता है। मतलब इसमें क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच में काम किया जाता है। बॉटम टू टॉप अप्रोच आपको लिखना पड़ेगा, ये नीति आयोग के काम में लिखा हुआ है। बॉटम टू टॉप अप्रोच मतलब राज्य सरकार से पहले पूछेगी कि आपको ये योजना कैसे क्या करना है। राज्य सरकार बोलेगी कि हमें ये योजना का ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। उस हिसाब से नीति आयोग निर्देश जारी करती है या प्लानिंग करती है। नीति आयोग में बहुत सारे काउंसिल बनाए गए हैं, बहुत सारे उसके डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एक शासकीय परिषद होता है। पहले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। अभी कौन है? तो मोदी जी हैं। अभी प्रधानमंत्री जो हैं वही नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का स्ट्रक्चर लिखिए। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि नीति आयोग में एक शासकीय परिषद होती है। ओके, गवर्निंग काउंसिल होती है, जो इसमें कौन कौन होते हैं? शासकीय परिषद में इसके सभी राज्यों के CM होते हैं। और जहाँ CM नहीं है, जैसे दिल्ली में कौन होगा? तो दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे। दिल्ली में नहीं, सॉरी, पंडिचेरी के कौन होंगे? तो वहाँ का उपराज्यपाल होगा।
पांडिचेरी में विधानसभा है ना, तो जहाँ पर विधानसभा नहीं होते हैं वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होंगे, या फिर जैसे चंडीगढ़ है तो वहाँ के प्रशासक होंगे, यूटी के प्रशासक या उपराज्यपाल होंगे, राज्यों के सीएम होते हैं, नीति आयोग के जो प्रशासकीय परिषद होता है, शासकीय परिषद जो होता है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है नीति आयोग का, उसके सदस्य होते हैं ये सारे। तो यानी कि इसमें क्या है, सबसे पूछकर काम किया जाता है, बॉटम टू टॉप है, मतलब राज्य से केंद्र की तरफ है। योजना आयोग क्या था, केंद्र से राज्य की तरफ जाता था। यही मुख्य अंतर है इनमें। आपको इसको लिखते हुए आपको ये बताना पड़ेगा कि नीति आयोग सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है। इसको इसीलिए बनाया गया था कि किसी भी योजना पर, किसी भी फैसले पर राज्यों की सहमति जरूर लेनी चाहिए, उसके बाद आदेश या निर्देश जारी किया जाना चाहिए, उसके बाद प्लानिंग करना चाहिए, 15 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जितने साल का भी करना हो। ओके, ये लिखते हुए आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला सवाल जो है इसका इंग्लिश वाला पढ़िए कि इंडस्ट्री जो है उसका डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम कर दें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, तो इससे क्या होगा, इससे महानगरीय और नगरीय केंद्रों के आसपास बढ़ते जनसंख्या दबाव को भी कम कर सकता है, विकास तो सुनिश्चित होगा ही। चलो एक भारत का मैप बनाते हैं। इतना ऊपर जगह नहीं है, बहुत सारा ऊपर भी है, ऐसा मत बोलना कि मैंने मैप खराब वो कर दिया, देश को बाट छोटा कर दिया। चलो जो भी है, ओके। अगर आप अभी इंडस्ट्री को देखेंगे तो भारत में कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्री है, इस पूरे कॉरिडोर में आपको इंडस्ट्री मिलेगा। मुंबई में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, यहाँ पर चेन्नई वगैरह में मिलेगा, और यहाँ पर छोटा सा जो झारखंड का इलाका है वहाँ पर इंडस्ट्री मिलेगा। बाकी पूरा उत्तर का जो मैदान है, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब शहरों में ना, इन सब राज्यों में अभी भी इंडस्ट्री की कमी है। इसीलिए क्या होता है, लोगों को यूपी और बिहार से कहाँ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कोलकाता जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, उसके अलावा चेन्नई जाना पड़ता है, बेंगलुरु जाना पड़ता है। यानी कि क्या है, सेंट्रलाइजेशन है अभी भी भारत में, केंद्रीयकरण है। सॉफ्टवेयर में काम करना है तो आपको नोएडा में या बेंगलोर में या पुणे में या आपको हैदराबाद में रहना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का काम बिहार में क्यों नहीं हो सकता, कंप्यूटर और इंटरनेट ही तो चाहिए, वो तो वहाँ भी हो सकता है। तो आपको ये इसमें साबित करना है कि जब हम इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, मान लो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री उत्तर के मैदान में भी लग गया, बिहार में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित हो जाएं और यूपी में स्थापित हो जाएं, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में होना चाहिए, उड़ीसा में होना चाहिए, मध्य प्रदेश में होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको अगर बिहार में ही जॉब मिल जाएगा तो आप क्या भाग के आओगे दिल्ली रहने के लिए या फिर बेंगलोर रहने के लिए? अगर नहीं जाओगे तो इन सब शहरों का आबादी जो है, पॉपुलेशन, वो तो माइग्रेंट्स के कारण इतना ज़्यादा है, जो बाहर से लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, उनके कारण है। तो माइग्रेशन जो होता है, प्रवास जो होता है, इसमें धीमापन आएगा जब आप इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे। उसके बाद से क्या होता है, अगर गांव में लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा तो कोई भी गांव छोड़ के नहीं जाएगा। अभी तो गांव में रहने का मतलब दो ही होता है, या तो आपके पास सरकारी जॉब हो या तो आपके पास अपना बिजनेस हो, तभी आप गांव में रह सकते हैं। अगर आप प्राइवेट काम कर रहे हैं तो गांव में रहना मुश्किल होता है, क्योंकि इनकम नहीं होता है, क्योंकि कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। तो यही बोला है कि ग्रामीण विकास से न सिर्फ क्या होगा, आबादी आसपास के शहरों का पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि पूरे के पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब बिहार में जब रोज़गार विकसित, इंडस्ट्री विकसित होगा तो बिहार में रोज़गार विकसित होगा, स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, बाज़ार बनेंगे, सड़कें बनेंगी, सब कुछ बनता है। तो यानी कि विकास का विकेंद्रीकरण होता है। इसको तो सोच के आप खुद ही लिख सकते हैं, विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। एक मैप जरूर बनाइए, उसमें ये दिखाइए कि भारत में अभी पर कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हद से ज़्यादा है और कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम तक नहीं है, जिसमें से अपना बिहार एक प्रमुख हो सकता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकेंद्रीकरण होगा, जब पूरे देश में समान रूप से उद्योग धंधे विकसित हो जाएंगे, तो क्या बिहार के आदमी को दिवाली पर और छठ पर जाने के लिए ट्रेन रिजर्वेशन पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, इतना भीड़ बढ़ेगा? नहीं। यानी कि देश के परिवहन में सुधार हो जाएगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो जाएगा। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने से क्या मतलब है कि सड़कें सही होंगी, उस पर कम भार पड़ेगा, पॉल्यूशन कम होता है, पर्यावरण में कम बदलाव आएगा, ये सब कुछ, स्वच्छ जल मिलता है। पानी गंदा क्यों हो जाता है? एक ही चीज़ पर जब ज़्यादा भार पड़ता है तो गंदे पानी को भी साफ़ करना पड़ जाता है सरकार को। तो ये सब चीज़ें जब होंगी, अब बिहार है वहाँ पानी ही पानी है, बाकी जगह पानी ही नहीं है, तो ये सब क्या होता है, और भार ज़्यादा पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको इस सवाल में लिखना है कि इंडस्ट्री विकेंद्रीकरण के बेनिफिट क्या क्या हैं।
मतलब उससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं आपको, बस वही उसी को लिख दीजिए, एक मैप बना के दिखा दीजिए, बस बात ख़त्म। सामान्य सा क्वेश्चन था ये तो। अब ये क्वेश्चन है, इस पर टिप्पणी लिखना है। 3 दिया है, बिहार भारत का धान का कटोरा, इसको आप लिख सकते हैं, आसान है ये तो। मधुबनी हस्तकला कुटीर उद्योग, कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों से बिहार के प्रवासी मजदूरों को वापसी का बिहार की अर्थव्यवस्था का प्रभाव, इसको जरूर लिखने की कोशिश करना, लेख टाइप का है। अब साइंस टेक शुरू हो गया है। साइंस टेक के जो मैंने टॉपिक बताए थे, इसरो पढ़ लेना, DRDO पढ़ लेना, अंतरिक्ष मिशन पढ़ लेना, सारे सवाल वहीं से पूछे गए हैं यार, जाके देखना। 13 टॉपिक बताए थे मैंने GS2 के लिए, उसमें मैंने ये भी बताया था कि साइंस टेक पढ़ के जाना, कहाँ कहाँ से वहीं से सारे सवाल पूछे गए हैं। तो क्या पूछा है, इसरो ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि नए अंतरिक्ष युग में कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा है, जिनके का इसरो को संबोधित करने की आवश्यकता है। उन पहलुओं पर विचार कीजिए। पहले तो आपको ये बताना है कि इसरो ने कैसे बड़ी शक्ति हमें बनाई है। तो इसरो के बहुत सारे मिशन को आप लिख सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को आप लिख सकते हैं, जो लिखना चाहिए आपको। जैसे मार्स मिशन हो गया, या आदित्य L1 सूर्य के लिए जो हम बना रहे हैं, इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। या हम अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की सोच रहे हैं, या 2023 में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की सोच रहे हैं। तो दुनिया की 4 से 5 ही ऐसी अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं जो इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती हैं। तो उसमें अपना इसरो का नाम है। आपको ये लिखना है कि अब इसके सामने चुनौतियाँ क्या हैं। आने वाले समय में अंतरिक्ष पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है अभी भी। जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे लोग, प्राइवेट इन्वेस्टर का अंतरिक्ष में प्रवेश हो रहा है, यानी कि भारत में प्राइवेट सेक्टर कम है। अभी भी इसरो को ही वो सारे काम करना पड़ते हैं जो छोटी छोटी कंपनियां कर सकती है। फंडिंग का अभाव है इसरो के पास, नई टेक्नोलॉजी का अभाव है। उसके बाद से क्या बोल सकते हैं, मानव संसाधन जो होता है उनका माइग्रेशन हो जाता है, अमेरिका में, नासा में चले जाते हैं, बाकी जगहों पर चले जाते हैं, जिसको भी रोकने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि नई नई ईंधन की टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है, उसमें भी हम पीछे हैं, जिसको ज़रूरत है हमें आगे कैरी करने की। अभी भी हम जो 3000 से 4000 किलो तक का वजन ही अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं, जबकि दुनिया अगर अंतरिक्ष पर्यटन की बात कर रही है तो 1 लाख किलो वजन को भी आपको लेकर अंतरिक्ष में जाने की कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। ओके, बस यही सब है चुनौतियाँ, और उसका समाधान भी लिखिए अंत में। अगला क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हर आदमी प्रैक्टिस करता है इसका। क्या क्या उपयोग होते हैं, मोबाइल में उपयोग होते हैं, दवाइयों में उपयोग होते हैं, कंप्यूटर में उपयोग होता है, ऑपरेशन जो होता है हेल्थ में उसमें उपयोग होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उपयोग होता है, क्लॉथिंग में आजकल उपयोग होता है। उसके बाद से क्या बोलते हैं उसको, मेकअप और जो सजने संवरने के सामान होते हैं, साज सज्जा, उसमें उपयोग होता है, दवाइयों को पहुंचाने में शरीर में, इन सब में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। बस वही तो लिखना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी फैक्चुअल है, इसको आप बुक से NCERT से सर्च करके लिख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के उद्देश्य और महत्व पर चर्चा कीजिए। सीधा सीधा सवाल है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, कुछ भी इसमें खास नहीं था। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल दिया था अंत में, बिहार के साथ साथ भारत में किसानों की उत्पादकता और आय के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का आकलन कीजिए। यानी कि किसान की उत्पादकता और आय, इसको आपको कैसे बढ़ाना है साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा, सोच के समझ के लिखिए। सोचो कोई किसान है, उस पर कौन सा साइंस टेक्नोलॉजी तुम उसको प्रोवाइड करोगे जिससे उसकी आय बढ़ जाएगी। तो आसान क्वेश्चन है। क्या जो किसान खाद यूज करता है, हो सकता है कोई सस्ता और अच्छा तकनीक निकाल लें जिससे किसान को खाद पर कम पैसा खर्च करना पड़े, यानी कि लिक्विड यूरिया। पहले बोरा यूरिया खरीद के लाना पड़ता था, अब 1 बोतल यूरिया ले आओ, पूरे खेत में छिड़क दीजिए, आपकी लागत कम हो जाएगी। दूसरा, 10 गो मजदूर रखा है ट्रैक्टर चलाने के लिए, 1 ट्रैक्टर ले आओ, उससे काम हो सकता है। उसके बाद से आप क्या बोल सकते हैं कि क्रॉप में आप उनको ऑर्गेनिक क्रॉप का सुझाव दे सकते हो, जिसमें घर में ही जो गाय के गोबर होते हैं या जो घर पे कॉम्पैक्ट खाद बनाए जाते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, जियो टैगिंग किया जा सकता है उनके खेत का, और उसके हिसाब से क्या किया जा सकता है, जो भू संबंधी विवाद में किसानों के पैसे बर्बाद होते हैं उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि उनके जो मिट्टी होती है, जो भारत सरकार करती भी काम, मिट्टी का सॉइल का परीक्षण किया जाता है। सॉइल का परीक्षण करके उसके हिसाब से खाद रिकमेंड किया जाता है ना, कि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, या किस चीज़ की आपको कौन सा खाद डालना चाहिए। तो
इस हिसाब से जब वो कृषि करेंगे तो उनका वो भी कम होगा। और क्या हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही नैनो यूरिया का निर्माण किया गया है, लिक्विड यूरिया का, उसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत सारा चीज़ मैंने बताया है। बेचने के लिए अब आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है ऐसे किसानों के लिए, जहाँ पर वो अपने सामान को बेच सकते हैं। साइंस एंड टेक में भी ये भी चीज़ आएगा, इससे उनकी आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद से आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइंस टेक का उपयोग किया जा सकता है। डायरेक्ट उनके घर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब, ये आके उनका सामान खरीद सकती हैं। इससे क्या होगा, इससे भी उनको लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। पूरा मैंने 39 मिनट लेके एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। ओके, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा टाइमर लगा के, जैसे बीपीएससी का पेपर देते हैं वैसे ही। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।